जय हिंद। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। दोस्तों, मैं एक +2 हाई स्कूल का टीचर हूं और लगभग 10-12 वर्षों से बोर्ड एग्जाम के कॉपी को जांचता आ रहा हूं। साथ ही साथ हम जिस हाई स्कूल का टीचर हैं वहां पर क्लास 10 और 12 के छात्रों का एग्जाम सेंटर भी रहता है, जहां पर हम CS यानी कि सेंटर सुपरिटेंडेंट की भूमिका में रहते हैं। और दोस्तों, उसी अनुभव के आधार पर आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपको 90% से अधिक यानी कि 100% तक नंबर आ सके। और दोस्तों, यह जो वीडियो है झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड सभी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, VVI है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को किस ढंग से लिखना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग जब एग्जाम लिखते हैं तो एग्जाम लिखने के बाद आपका जो कॉपी है वही एग्जामिन के पास जाता है और उसमें अगर आपका कॉपी बहुत सुंदर है तो उसमें बहुत अच्छा नंबर देता है, कॉपी अगर गड़बड़ है तो आपको नंबर कम देता है। यानी कि एग्जामिन के पास आप नहीं जाते हैं, आपका कॉपी जाता है। आप कितना भी सुंदर गोरा नारा है लेकिन आपका कॉपी अगर खराब है तो आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉपी है वो बहुत सुंदर ढंग से सजा करके लिखा होना चाहिए, तभी आपको जो है नंबर ज्यादा मिलेगा। और दोस्तों, आपका कॉपी बहुत सुंदर लिखा जाए इसके लिए क्या क्या करना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, पहला चीज कि पेन का चुनाव करना। दोस्तों, आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपका जो पेन है वो 2 कलर का कम से कम होना ही चाहिए, ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक पेन क्यों रखना है अभी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, आपका जो पेन है उसी पेन का प्रयोग करना है परीक्षा में जिस पर पेन का प्रयोग आप पीछे करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले से 5-10 रुपये वाले ग्लेशियर पेन का प्रयोग कर रहे थे और एग्जाम के समय आप 25-30 रुपये के पेन से लिखेंगे। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो राइटिंग है वो भी गड़बड़ाएगा और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले जिस पेन का प्रयोग आप लोग करते आए हैं उसी पेन का प्रयोग करना है एग्जाम में भी। और इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में उसी पेन को ले जाना है जो पुराना हो या फिर नया भी है तो 1-2 पेज लिखा हुआ हो। नहीं तो होता क्या है कि स्टूडेंट घर से निकला, एग्जाम सेंटर के रास्ते में पेन को खरीदा और सीधे एग्जाम में बैठ करके उससे लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने से होता क्या है कि आपका जो कलम है, पेन है, उसका स्पीड 120 का नहीं बल्कि 70, 80, 90 का रहता है। तो इससे आपको जो है दिक्कत हो सकता है। यानी कि आपका जो पेन का नीब है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है राइटिंग भी बनेगा और सुंदर स्याही भी वहां पर नजर आएगा। नया पेन का जो स्याही होता है देखते हैं ना, फीका टाइप का रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। यानी कि आपका जो हथियार है वो पूरा अच्छा होना चाहिए। सूर्य कुमार को देखते हैं ना, जो छक्का चौका मारता है तो वो जो है बैट को देखता है, बैट जो उसका रहता है ना, कौन बैट अच्छा है, तो जो बैट अच्छा लगता है उसी से वो छक्का चौका मारता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्लैक और ब्लू पेन आपको लेकर के जाना है और ध्यान रखें कि कम से कम 2-2 पेन लेकर के जाइएगा। हो सके एक पेन धोखा दे दिया तो दूसरा पेन आपका जो है साथ देगा, ठीक है ना। तो पेन आपको जो सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है, प्रश्न बुकलेट को खोलिए। लेकिन इससे पहले आपका जो है मिलेगा क्या, आपको जो OMR शीट मिलेगा या फिर आंसर बुक मिलेगा, सच है या नहीं। तो उसमें सबसे पहले पेज में आपको रोल नंबर, रोल कोड, पंजीयन संख्या या फिर आपका जो सिग्नेचर होगा इत्यादि इत्यादि को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना है और भरना है। नहीं तो उसमें अगर आपका गलती हो गया तो आप वहां पर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा कि बाद में आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग रह सकता है। होता क्या है कि आपका जो OMR शीट है उसमें अगर आप गलत ढंग से अपना रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि लिखते हैं या रंगते हैं और वही आपका चला गया तो वहां पर जो आपका कॉपी जांचा जाएगा OMR शीट स्कैनर मशीन से, और जो स्कैनर मशीन होता है वो आपके कॉपी को रीड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका नंबर वहां चढ़ेगा नहीं और आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो जाएगा। और पेंडिंग होगा तो सबका रिजल्ट आएगा, आपका रुक जाएगा, परीक्षा के दौरान आप परेशान हो जाइएगा। सच है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सारा इंफॉर्मेशन है पूरे सावधानी पूर्वक भरना है OMR शीट में और उत्तर पुस्तिका दोनों में, ठीक है। इसका दोस्तों आगे आपका क्या होगा, इसके बाद आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा। प्रश्न पत्र मिलेगा तो प्रश्न पत्र जैसे ही आपको मिलेगा तो उसको जो है पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम 10 बजे से है तो आपको जो है 9:45 बजे ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा, 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाएगा उसको पढ़ने के लिए। तो आप लोग इस पढ़ने के समय को जो है प्रयोग करना है सही ढंग से, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के अंतिम तक एक बार ध्यान पूर्वक पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद आप जब प्रश्न देखेंगे बहुत आसान प्रश्न है तो आप लोगों को खुश नहीं हो जाना है। वहीं पर अगर मान लीजिए 2-4 प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो हतोत्साहित भी नहीं होना है। यानी कि अपने आप को संतुलन बनाए रखना है, न ज्यादा खुश होना है ना ही ज्यादा हतोत्साहित होना है, बल्कि आप जितना भी प्रश्न जान रहे हैं उसका 100% परफॉर्मेंस देने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो होता क्या है कि आप प्रश्न पत्र को पढ़े और उसमें आसान प्रश्न था तो आप खुशी से उछल पड़े, तो खुशी में ही गलती होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्यादा खुश जब आदमी होता है तो गलती होती है।
तो इसीलिए आपको ज्यादा खुश होना है और ना ही ज्यादा हतोत्साहित होना है। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला पॉइंट है वह है कि पहले सभी प्रश्नों को पढ़ें। ये तो मैंने आपको बता दिया, सभी प्रश्न को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है। इसका चौथा पॉइंट में आपका दिया गया कि सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करें। आपका जो है माइंड में पॉजिटिविटी होना चाहिए, नेगेटिविटी रहेगा तो आपका क्या होगा कि आप पराजित हो जाइएगा, ठीक ढंग से नहीं लिख सकिएगा, है कि नहीं। युद्ध के मैदान में जब लड़ने के लिए जाते थे राजा महाराजा लोग, तो वहां पर जो है सैनिक जो होते थे तो उसका जो कमांडर है वो जो है पॉजिटिविटी भरता था सैनिकों में, इसके बाद युद्ध के मैदान में उतारता था। तो आप लोगों को घर से जो निकलना है अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को भर करके जाना है, नकारात्मकता नहीं रखनी है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में जो लिखना शुरू करेंगे पहले प्रश्न से आपको जो है पॉजिटिव होकर के लिखना है, नेगेटिव होकर के नहीं लिखना है। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया पांचवा पॉइंट, जिसमें दिया गया कि प्रथम 2-3 पेज को कैसे लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा पेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब एग्जामिन आपके कॉपी को जांचना शुरू करता है तो पहला दूसरा पेज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ता है और उसी के आधार पर आगे का नंबर भी आपको देता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा पेज को बहुत ही सुंदर अक्षर में लिखना है और कोशिश करना है कि लगभग सही सही लिखें। और अगर आप उतना कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी तेज लड़कों का कम नंबर आ जाता है, कमजोर का ज्यादा आ जाता है, तो ये फैक्टर उसमें काम करता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका छठा जो आपका पॉइंट दिया गया है कि शब्द, वाक्यों, पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना। हम लोग जब कॉपी जांचने जाते हैं तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो लगभग 3-4 शब्द में ही एक लाइन पूरा कर देते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं एकदम। वहीं पर जो अच्छे बच्चे लोग रहते हैं वो लगभग 7, 8, 9, 10 जो वर्ड होता है वो लिखते हैं और वो सुंदर लगता है दिखने में। तो ऐसा अगर आप लिखेंगे बड़ा बड़ा तो आपका कॉपी खराब नजर आएगा। वहीं पर आप लोग निश्चित जो है मीडियम साइज का लिखेंगे शब्द को या फिर कहें कि वाक्य को, तो वो सुंदर दिखेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो शब्द है वो जो है न ज्यादा बड़ा होना चाहिए न ज्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे जो हम लोग देख रहे हैं वाक्यों, पैराग्राफ के बीच में स्पेस होना चाहिए, यानी कि शब्द न सटा सटा के लिखना है न दूर दूर में लिखना है, निश्चित जो है सुंदर लगे उस ढंग से लिखना है। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो पैराग्राफ है, जब आप लोग लिखना शुरू करते हैं तो एक पैराग्राफ यहां से यहां तक लिखे, जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहां से शुरू करना है, ऐसा नहीं कि यहीं से। तो ऐसा नियम नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 7वां पॉइंट दिया गया है वह है कि हेडिंग, हाईलाइट और अंडरलाइन। आप लोग ये जो देख रहे हैं मटेरियल जो मैंने आपके लिए तैयार किया था आपके वीडियो को बनाने के लिए, तो इसमें सबसे ऊपर में देखिए क्या दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है और इसको जो है मोटा कर दिया, यानी कि इसको हाईलाइट कर दिया है और इसके बाद यहां पर अंडरलाइन कर दिया। तो ये जो मटेरियल है जो आप लोग देख रहे हैं ये आपको सुंदर दिख रहा होगा, सच है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह से आपको कॉपी में भी लिखना है, यानी कि आपका जो हेडिंग होगा या फिर जो पॉइंट होगा या फिर जो मुख्य बिंदु होगा उसको आपको जो है क्या करना है कि मोटा कर देना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है। और दोस्तों ये जो काम करना है, हेडिंग लिखना है या हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, तो ये आपको ब्लैक पेन से करना है। यानी कि आप जो लिख रहे हैं तो आपका जो पॉइंट होगा तो उसको आप जो ब्लैक पेन से लिखिएगा और उसी से आपको जो है अंडरलाइन कर देना है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आप बहुत सुंदर ढंग से जानते हैं या फिर जो सही लिखा हुआ है उसी को आपको अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप गलत लिख लिए और उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिए, तो क्या होगा, या बैल मुझे मार, यानी कि आप जो है विपत्ति को आमंत्रित कीजिएगा और आपका नंबर कटेगा, कटना निश्चित है कि नहीं। तो जो आप बिल्कुल सही जानते हैं, जो सही लिखे हैं, उसी में अंडरलाइन, हाईलाइट या फिर ये सारा चीज करना है। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 8वां पॉइंट है वह है कि लंबे प्रश्नों को बिंदुवार लिखना। आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में उसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसको आप बिंदुवार यानी कि पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उस प्रश्न में अगर आपका जो है 5 नंबर है तो कोशिश कीजिए कि उसको 5 पॉइंट में लिखें। 5 में लिख सकते हैं तो अच्छा है, 10 में लिख दीजिए तो और अच्छा है। तो ऐसा लिखने से होगा क्या कि एग्जामिन जब कॉपी जांचेगा तो वो मन में बैठा लेगा कि 1 पॉइंट लिखा है तो 1 नंबर, 2 पॉइंट लिखा है तो 2 नंबर, 3 पॉइंट लिखा है तो 3 नंबर। तो इस तरह से आपको नंबर मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको जो है आप कहानी के जैसा नहीं लिख दीजिएगा एक ही साथ, बल्कि उसको जो है पॉइंट वाइज लिखिएगा। ठीक है। यानी कि पॉइंट 1, 2, 3, 4 या फिर आपका क, ख, ग या फिर आपका ABCD कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, लंबे प्रश्नों को बिंदुवार लिखना है। इसका दोस्तों आपका 9वां जो पॉइंट है आकृति, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम का प्रयोग करना। आपका जो साइंस है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी इत्यादि, तो उसमें इन सारे चीजों का प्रयोग करना है।
यानी कि आकृति का प्रयोग करना है, ग्राफ का, चार्ट का, डायग्राम का प्रयोग करना है, जहां पर जिसका जरूरत पड़े वहां पर प्रयोग करना है। मैथ में अगर शंकु से रिलेटेड प्रश्न है या फिर आपका बेलन से संबंधित प्रश्न है, घन से है या वृत्त से है, तो वहां पर आपको शंकु, बेलन, घन बना देना है, वृत्त बना देना है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका फिजिक्स से प्रश्न पूछ दिया, विद्युत जनित्र क्या है इसके बारे में बताइए, या फिर आपका जनरेटर के बारे में पूछ दे, या फिर इसी तरह से आपका बायोलॉजी में पाचन तंत्र के बारे में पूछ दे, तो वहां पर आपको जो है चित्र बना देना है, ताकि आपका कॉपी बहुत सुंदर नजर आवे और कॉपी जांचने वाले को कॉपी काटने का जगह नहीं मिले। इसका दोस्तों आगे आपका दिया गया है उदाहरण देना, यानी कि जब आप उत्तर लिख रहे हैं, मान लीजिए परिभाषा पूछा गया है, आपका पूछा गया कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ज्योग्राफी में मान लीजिए पूछ दिया, तो इसका परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा लिखने के बाद उसका उदाहरण भी देंगे। जैसे में क्या, सौर सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, या फिर मिट्टी है, जल है, हवा है, ये उदाहरण दे देना है आपको। या फिर आपका धातु और अधातु में अंतर पूछा गया, तो दोनों का अंतर दिखाते हुए वहां पर उदाहरण भी देना है। धातु का मतलब सोना चांदी जो है, तो इस तरह से उदाहरण का प्रयोग आपको करना है उत्तर देते समय। इसका दोस्तों 11वां पॉइंट आपका है शब्द सीमा अथवा समय सीमा। आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कहा जाएगा कि जो उत्तर लिखना है एक शब्द में या फिर एक वाक्य में लिखना है, सच है कि नहीं, तो उसको उतना ही में लिखना है। वहीं पर जो लघु उत्तरीय रहेगा तो उसके लिए कहा जाएगा कि इसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। दीर्घ उत्तरीय का भी रहेगा कि 200 शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से लिखा रहेगा। तो आपको उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना है, तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। और इसके बाद अथवा का मतलब है कि आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा तो उसमें अथवा के प्रश्न भी रहते हैं, यानी कि आपका 7 प्रश्न रहेगा और कहेगा 5 प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको 5 ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है, अथवा वाले का उत्तर नहीं लिखना है। हिंदी में आपका ज्यादा अथवा वाला रहता है कि नहीं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अथवा वाला में एक ही का उत्तर देना है, दोनों का उत्तर नहीं देना है, ठीक है। इसका दोस्तों समय सीमा का मतलब है कि आपको टाइम मैनेज करके चलना है, यानी कि 3 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में जो आपका समय दिया जाएगा उसी समय सीमा के अंदर आप लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न में आप जो है 1 घंटा पार कर दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो अगला पॉइंट आपका दिया गया कि गलती होने पर क्या करना चाहिए। स्टूडेंट से गलती होता है, जब आप कॉपी लिखेंगे तो गलती होगा ही, शब्द कुछ लिखना है, गलती से कुछ लिखा जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, आपको जो है इस ढंग से काटना नहीं है ना, बल्कि आपको जो है एक लाइन में काटना है, एक लाइन में। नहीं तो ज्यादा आप इस तरह से काट देंगे या पूरा एकदम इस तरह से कर देंगे तो आपका कॉपी जो है गंदा नजर आएगा और आपको जो है नंबर कम मिलेगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि एक लाइन में काटना है, जहां पर गलती हो वहां पर, ठीक है। इसके बाद आगे आपका दिया गया है कि समय का गलत उपयोग। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो एग्जाम शुरू हुआ, एग्जाम शुरू होने के बाद पानी पीने के लिए निकल जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, या फिर वो जो है ऊपर नीचे देखते हैं, अगल बगल झांकते हैं। तो ये सब नहीं करना है, बल्कि 3 घंटे का प्रयोग आपको सही ढंग से करना है। आपने जो 10 साल से या फिर 12 साल से जो पढ़ा है उसको 3 घंटे में ही दिखाना है आपको कि आपने क्या किया है इतने वर्षों में। तो आपको 3 घंटे का जो प्रयोग है वो सही ढंग से करना है, गलत प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो आगे है कि चीट पुर्जा नहीं रखना, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीट पुर्जा लेकर के जाते हैं, और ऐसे में होता क्या है कि उसका ध्यान चीट पुर्जा में रहता है कि कब निकालेंगे और लिखेंगे, है कि नहीं। या फिर यह भी होता है कि उसको डर रहता है कि कब कौन आ जाएगा, चेक करेगा, चीट पुर्जा निकलेगा और हम पकड़े जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चीट पुर्जा लेकर के नहीं जाना एग्जाम सेंटर में। हम एक कहानी सुनाते हैं, हमारे स्कूल में एक बच्चा जो है चीट पुर्जा लेकर के आया था, बोर्ड एग्जाम चल रहा था, अगले ही बेंच में वो था और हम सीएस थे, यानी कि सेंटर सुपरिटेंडेंट, वहां का केंद्राधीक्षक थे। और हुआ क्या कि जब हम घुसे रूम में तो वो लड़का के हाथ में था, छिपा करके रखा हुआ था, मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको जो है बोला कि तुमको जो है एग्जाम से बाहर निकाल दे रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं, तुमको जेल भेज देंगे। तो जैसे वो बच्चा इस शब्द को सुना वो बेंच में ही लुढ़क गया, मतलब बेहोश हो गया। इसके बाद वहीं पर पुलिस थी, उसको मैंने बुलाया, पुलिस की तो व्यवस्था रहती है एग्जाम में, तो उसको जब बुलाया, उसको जब पकड़ के लोग बाहर निकाले, एग्जाम से बाहर में उसको सुलाया गया, तो उसका जो इधर से भी चुटका निकल रहा है, इधरों से निकल रहा है, अंदरों में निकला या इधर, समझ रहे हैं ना। मतलब कि वो जो बच्चा है पूरा चीट पुर्जा भरले था, पूरा जो उसका शरीर था आइटम बम था, या फिर कहें कि पुर्जा बम था। तो जैसे ही वो पकड़ाया तो उसको और डर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि चीट पुर्जा को लेकर के नहीं आना है, नहीं तो आपके मन में डर भी समाया रहेगा, साथ ही साथ आप फ्री माइंड होकर के नहीं लिख पाइएगा, है कि नहीं।
तो चीट पुर्जा लेकर के आपको नहीं आना है। इसका दोस्तों 15वां में दिया गया कि फेल, पास, कमजोर, तेज, ये जो शब्द है इस शब्द को दिमाग में आने ही नहीं देना है। नहीं तो आप सोचिएगा कि हम कमजोर हैं, मेरा दोस्त तेज है, वो पास हो जाएगा, फर्स्ट कर जाएगा, मेरा क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में आप जो है बोल्ड आउट हो जाइएगा। खिलाड़ी खेलता है मैदान में और उसके मन में अगर टेंशन रहे, उसको झेल नहीं पाए, तो वो जो आउट हो जाता है कि नहीं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, नकारात्मक शब्दों को दिमाग में आने नहीं देना है। इसका 16वां जो पॉइंट आपका है कि आंसर बुक खाली नहीं छोड़ना है। आपको जो जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसको पूरे अच्छे ढंग से लिख लीजिए, और इसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं वहां पर भी आप अपने अनुसार जो है कुछ कुछ लिख दीजिए। और इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि शायरी, गाना या फिर प्रश्न को ही उत्तर बना देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जब आंसर नहीं आता है तो लोग शायरी, गाना या प्रेम पत्र भी लिख देते हैं। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो नंबर आने वाला है वो भी कुछ कुछ घट जाएगा। सच है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा कि गाना, शायरी या फिर प्रश्न को ही उत्तर बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, बल्कि कुछ उत्तर हो तो अपने दिमाग से सोच करके वहां पर लिखना है, ताकि कॉपी जांचने वाले को लगे कि ये अच्छा बच्चा है। इसका दोस्तों 17वां पॉइंट है, अंतिम समय में क्या करना है। आपका जब लगभग अंतिम समय रहे, 5-6 मिनट बाकी रहे, तो क्या करना है आपको जो कॉपी है यानी कि आंसर बुक है उसको चेक करना है कि रोल नंबर, रोल कोड, पंजीयन संख्या, सिग्नेचर छूटा है क्या। अगर छूटा है तो उसको लिख दीजिए। वहीं पर आपका जो अटेंडेंस सीट है, एग्जाम के दौरान आपका अटेंडेंस भी होगा जो आपका जो है बोर्ड के पास भेजा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि उसमें आपका सिग्नेचर छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो ये चीज जो है आपको अंतिम में चेक कर लेना है। इसके बाद आपका जो 18वां पॉइंट है कि आपका एग्जाम हो गया, आप घर चले गए, तो घर जाने के बाद आपको क्या करना है। आपका जो एग्जाम आज था उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। खराब गया तो भी, सही गया तो भी, आपको ध्यान उधर नहीं भटकाना है, बल्कि नेक्स्ट जो अगला एग्जाम आपका होने वाला है उस पर अपने दिमाग को केंद्रित करना है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखें ताकि 90% से ज्यादा मार्क्स मिले। तो दोस्तों इस तरह से आज आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था, और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी जानकारी होती है या फिर मेरे तरफ से कोई भी गाइडलाइन होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों तक भेजता रहता हूं। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा, फायदेमंद रहा होगा, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।